केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और आज प्रहार में सबसे पहले बात उस खौफनाक जिद की जिसकी तपिश अब बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर प्रदेश के दिल तक पहुंचने लगी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर ने जो चिंगारी सुलगाई है, उसने पूरे देश के सनातनियों के भीतर आक्रोश का सैलाब ला दिया है। एक तरफ कल यानी कि 11 फरवरी से बाबरी के नाम पर नींव रखने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक चेतावनी दे दी। इस हिंदुस्तान में अब कभी बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। एक तरफ छोटे ओवैसी उत्तर प्रदेश को दहलाने की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में ममता सरकार की नाक के नीचे बाबरी यात्रा निकालने का हौसला दिखाया जाता है। आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो फिर से 90 के दशक वाले जख्म हरे करना चाहती हैं? क्या बंगाल में नफरत के ढांचे को खड़ा करने की साजिश रची जा रही है? आपको बताएंगे। दूसरी खबर राहुल के किताब कांड की है, जिसने अब एक बड़े कानूनी बवंडर का रूप ले लिया है। सियासत के मैदान में अक्सर अपनी ही चालों में उलझने वाले राहुल गांधी फिर से उलझ गए। संसद के भीतर राहुल गांधी ने एक पूर्व सैन्य प्रमुख की प्रकाशित नहीं हुई किताब का हवाला देकर अग्निपथ और सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन खेल तब पलट गया जब प्रकाशक ने हाथ खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जो किताब अभी तक छपी ही नहीं, जो पब्लिशर की फाइलों से बाहर ही नहीं आई, उसकी सीक्रेट कॉपी राहुल गांधी के पास कैसे पहुंची? क्या वो पायरेटेड पीडीएफ थी? ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ी क्लासिफाइड जानकारियों के अवैध प्रसार का है। और अगर ये किताब आधिकारिक मंजूरी के बिना लीक हुई है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में भी आ सकती है। जांच की आज अब सीधे राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंच सकती है। सवाल गंभीर है, क्या संसद को गुमराह करने के लिए एक अवैध दस्तावेज का सहारा लिया गया है? इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर सरेंडर करने वाले पाकिस्तान की। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जो कल तक सीना तानकर भारत को आंखें दिखा रहा था, आज उसी भारत के सामने सरेंडर कर चुका है। कल तक जो शहबाज सरकार 15 फरवरी के महामुकाबले के बहिष्कार की कस्में खा रही थी, आज उसी शहबाज सरकार ने दुम दबाकर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने दुनिया के सामने ये ढोंग रचा कि उसे श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रपतियों ने फोन कर मिन्नतें की हैं। लेकिन हकीकत इस सफेद झूठ से कोसों दूर है। सच तो यह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की गर्दन ऐसी दबोची कि उसे अपनी औकात समझ आ गई। साफ कह दिया था कि अगर 15 फरवरी को मैदान पर नहीं उतरे तो पाकिस्तान पर ऐसा बैन लगेगा कि आने वाली नस्लें क्रिकेट के लिए तरस जाएंगी। ये हंटर का ही कमाल है कि गंगाली में आटा गीला होने के डर से पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। इस पर भी पूरी जानकारी आपको देने वाले, लेकिन चलिए सबसे पहले बात बाबरी पर बाबा के सबसे बड़े प्रहार की करेंगे। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बाबरी वाली विचारधारा पर बाबा ने आज खुलकर प्रहार कर दिया है। बंगाल में नई बाबरी का सपना देख रहा है जो भी, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुर्शिदाबाद से 930 किलोमीटर दूर लखनऊ से बाबरी वालों का मीटर डाउन कर दिया है। सीएम योगी के इस प्रचंड क्रोध का कारण क्या है, आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ दो मोर्चों पर एक्टिव हैं। एक तरफ बाबरी सेना पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी एक छाते के नीचे लाने में जुटे हैं। और हम सबके साथ ही सीएम योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का वर्जन 2 भी अब लॉन्च कर दिया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि
देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने का प्रण लिया है और उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपके सामने जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हिंदू समाज एकजुट और जागरूक रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने सीधी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम बट गए तो कटने का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा सनातन अगर कमजोर होता है तो अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है। सनातन मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, इस बात का उद्घोष उन्होंने दिया। और देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा, उन्होंने चेतावनी भी दी कि देश के दुश्मन देख रहे हैं, अगर हम बट गए तो समझो कट गए। भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे हुए थे, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अफवाहों और उकसावों से आप बहुत सतर्क रहें और राम के साथ एक रिश्ता हर भारतीय ने कैसे जोड़ा है, इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। तो ये योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे हिंदुओं को एक करने वाला मंत्र दे दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे सब एकजुट हो रहे हैं और यही जो कहीं ना कहीं कमी बन जाएगी उन दुश्मनों के लिए जो हम पर नजर गाड़े बैठे हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन योगी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको जरा तस्वीरों के जरिए बताते हैं। देखिए, छोटे ओवैसी यूपी को बांटने की राजनीति में लगे हुए हैं। कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था उन्होंने योगी को कैसे सीधा चैलेंज किया है। वहीं इटावा के मौलाना जर्जिस का अब यूपी में मन ही नहीं लगता, वो बंगाल जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि योगी राज में यूपी में नफरत की, दंगे की कोई जगह नहीं है। और ये मौलाना यूपी में यही करना चाहते हैं पर वो अपनी मनमर्जी चला नहीं पा रहे। और यही वजह है कि सीएम योगी अब हिंदुओं विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें हिंदू विरोधी ताकतों से बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहले आप जरा सुन लीजिए इन्हें। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। यकीन ना आए हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। तो सुना आपने ये विरोधी क्या बोल रहे हैं और इनकी बयानबाजी से आप समझ ही गए होंगे कि यूपी में ये क्या करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुओं को भड़काने की कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए और देखिए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली नई बाबरी का डिजाइन दिखाया, ये उसी की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मेरे बगल में ये जो तस्वीरें चल रही हैं इसे गौर से देखिएगा। जो नई बाबरी बंगाल में बन रही है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसका डिजाइन हुमायूं कबीर ने जारी कर दिया है। और अब आपको जरा हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 6 दिसंबर 2025 की है जब लोग मुर्शिदाबाद में बनने वाली मस्जिद के लिए ईंट लेकर जा रहे थे। और ये आपकी तस्वीर जो डिजाइन जारी किया गया है। देखिए, जब हुमायूं ने ऐलान किया था कि 11 फरवरी 2026 यानी कल से मस्जिद का निर्माण शुरू होगा और बनने के बाद मस्जिद कैसे दिखेगी उसका फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही है और यूपी को भी साधने की कोशिश पुरजोर होती यहां दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान में बाबरी का ख्वाब देखने और दिखाने दोनों ही वाले लोगों को योगी बाबा ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब कयामत के दिनों तक भी दूसरी बाबरी नहीं बन सकती, ना बनेगी। आप सुनिए उनका बयान। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। इस बीच आपको बताएं कि बाबरी वाले बयान पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या रिएक्शन उनका आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कयामत उर्दू का शब्द है, इस्तेमाल ना करें।
अखिलेश कह रहे हैं कि जो सीएम उर्दू के खिलाफ थे वो कयामत की बात कर रहे हैं। कुर्सी जाने के डर से सीएम सांप्रदायिक हो गए। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। उससे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से बंगाल के जरिए यूपी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी सतर्क और हिंदू संगठनों ने इसे रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी को गिराने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और वो चलो मुर्शिदाबाद यात्रा पर निकल चुके हैं। तो जंग तेज हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे हिंदू संगठनों की गाड़ियां सनातन को बचाने के लिए रफ्तार भर रही हैं। आप तस्वीर जरा देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हुमायूं आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, हिंदू संगठन गाड़ियों में अब रवाना हो चुके हैं मुर्शिदाबाद की तरफ। देखिए, हिंदुओं की इस यात्रा पर हुमायूं कबीर का कहना है कि जब राम मंदिर बना तो हमने उसका विरोध नहीं किया, तो लोग हमारा क्यों कर रहे हैं? संविधान उन्हें धर्म से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार देता है। उनका वर्जन भी आपको सुनवा रहे हैं। আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো সে নাম রাখার অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে। সেই সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে। वहीं नई बाबरी को लेकर हुमायूं कबीर ने और क्या ऐलान किए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, 11 फरवरी को न्यू बाबरी का निर्माण शुरू होगा। कल सुबह 10 बजे कुरान की तिलावत होगी। ये पूरा कार्यक्रम है जो तय किया गया हुमायूं कबीर की तरफ से कि 11 बजे करीब 12 बजे माफ कीजिएगा, दोपहर 12 बजे से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नींव 10 बजे रखेंगे, 11 बजे तिलावत होगी और 12 बजे से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी यात्रा भी निकालने का कार्यक्रम है जो हुमायूं कबीर ने तय किया है। बाबरी यात्रा सुबह 9 बजे से प्लासी में शुरू होगी और 235 किलोमीटर का ये पूरा दायरा होगा जो इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। 235 किलोमीटर की बाबरी यात्रा होगी। हुमायूं का दावा है कि 2 साल में मस्जिद का निर्माण हो भी जाएगा, मस्जिद पूरी भी हो जाएगी। अब ये हो सकता है कि चुनावी मौसम है, चुनावी साल है और यही वजह है कि हुमायूं कबीर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हुमायूं कबीर के ऐलान को लेकर हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए। आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए लखनऊ में कैसे चलो मुर्शिदाबाद के नारे को धार दी जा रही है। आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन हाथ में फावड़ा लेकर हुंकार भर रहे हैं। आप सुनिए जरा। तो सुन रहे हैं आप किस तरह का उद्घोष है और हिंदू संगठनों ने सीधी चेतावनी भी दे दी है। सीधी चेतावनी क्या दी है हुमायूं कबीर को, चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हिंदू संगठनों ने लखनऊ में चलो मुर्शिदाबाद के पोस्टर्स लगाए, वो पोस्टर हमने आपको दिखाया भी, जिसके बाद मुर्शिदाबाद चलने की अपील लोगों से की जा रही है। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे, ये बात कही जा रही है। और इस अपील के बाद आज भारी संख्या में सनातनी इकट्ठा होते हुए भी दिखाई दिए हैं। नई बाबरी का विरोध करके बंगाल कूच करने का इनका प्लान है। हाथ में फावड़ा लेकर हिंदू संगठन बंगाल निकल पड़े हैं। हिंदू संगठन के पोस्टर में ममता बनर्जी की भी तस्वीर लगाई गई है, उनका भी विरोध कर रहे हैं और नई बाबरी के निर्माण में ममता बनर्जी की बराबर की हिस्सेदारी है, ये आरोप भी हिंदू संगठन लगा रहे हैं। तो उनकी तरफ से सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि इसमें ममता बनर्जी की भी हरी झंडी और तभी हुमायूं कबीर इतने आगे तक आ पाए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी आपको सुनवा रहे हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लगभग 5000 लोग पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आपको बताना चाहते हैं, बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
बिहार में बहुत जगह पर कानून व्यवस्था को देखते हुए वहाँ की पुलिस प्रशासन ने रोक दिया या लोगों को वापस कर दिया। ऐसी स्थिति में आज रात तक 10,000 लोगों से ज़्यादा वहाँ और पहुँचेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वहाँ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रोका नहीं तो निश्चित रूप से वो अच्छा विरोध प्रदर्शन वहाँ करेंगे। देखिए, एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने हुमायूं कबीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, वहीं फलाहारी महाराज ने हुमायूं कबीर की नाक कटाने की बात कही और कहा कि जो सनातनी हुमायूं कबीर की नाक काट कर लाएगा उसे 21 लाख रुपए का वो इनाम देंगे। सुनिए। बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। अरे तुझे मस्जिद बनानी है तो रस खान के नाम से बना, अब्दुल कलाम के नाम से बना। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, लखनऊ में तो बाबा का पारा हाई है, तो वहीं हमारी जो अगली खबर है उसे देखने के बाद राहुल गांधी की टेंशन का मीटर बढ़ सकता है। इसी डिस्क्लेमर के साथ खबर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एक शब्द में कहें तो खबर सिर्फ ये है कि राहुल गांधी के साथ प्रैंक हो गया है। ये एक लाइन की खबर है, लेकिन इस एक लाइन के पीछे कितना हंगामा छिपा हुआ है, सबसे पहले आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं। तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये देखिए। राहुल गांधी की किताब वाली जिद आज उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस किताब को लेकर संसद में घूम रहे हैं उसको लेकर कोई कह रहा है कि उसके अंदर पन्ने खाली हैं, कोई कहता है कि किताब चोरी की है, कोई कहता है कि पुलिस राहुल के घर पहुंच सकती है। ये सब चर्चा क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए अब 2 किताबों का पूरा किस्सा आपको समझना होगा। आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं और 2 किताबों का ये किस्सा क्या है, अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर है उस वक्त की जब राहुल गांधी बजट सत्र की शुरुआत में एक किताब लेकर संसद में पहुंचे थे। दावा किया गया था कि इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जिससे पीएम मोदी बैकफुट पर आ सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने उनका फैक्ट चेक कर दिया। उसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब ये किताब राहुल गांधी को जरूर मुसीबत में डाल सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यही जो किताब वाला इनकी पॉलिटिक्स का एजेंडा रहता है, ये इन्हें फंसाने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक किताब के जरिए राहुल गांधी को जब अगर ये लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकते हैं और सदन में एक तरह से प्रधानमंत्री से जवाबदेही ले सकते हैं, उन्हें फंसा सकते हैं, हर बार ये सोच कर आते हैं राहुल गांधी की उलझाएंगे सामने वाले को, लेकिन उलझ वो खुद ही जाते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल राहुल गांधी को उनकी किताब वाली जिद अब बहुत भारी पड़ने वाली है। दरअसल राहुल गांधी जिस किताब को लेकर सियासत कर रहे थे, उस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज कर ली है, मतलब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो किताब लीक हुई है उसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी भी है इसमें, और दिल्ली पुलिस ने इसे बड़ा प्रकाशन उल्लंघन बताया। ये अगेंस्ट है। किताब को रक्षा मंत्रालय से जरूरी मंजूरी नहीं मिली है, ये क्लियर किया गया है, और फिर भी किताब की प्री प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। अभी प्रिंट नहीं हुई है, प्री प्रिंट कॉपी है ये। पुलिस अब जांच कर रही है कि संवेदनशील जानकारी कैसे लीक हुई। पुलिस अब कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर किताब लीक कैसे हुई, किसने लीक की। जांच के घेरे में कहा जा रहा है कि राहुल भी आ सकते हैं, क्योंकि किताब लेकर तो वही घूम रहे थे, उनके पास किताब मौजूद है। अब ये किताब असली है या नकली, इस बात की भी जांच होगी, क्योंकि पायरेटेड वर्जन भी हो सकता है। अगर नकली है तब भी कार्रवाई हो सकती है, और असली है तब भी कार्रवाई हो सकती है। कॉपीराइट एक्ट के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान है इस तरह के मामले में। अगर किताब ईमेल, व्हाट्सएप पर लीक हुई है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब राहुल गांधी अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं अपनी इसी किताब वाली पॉलिटिक्स के चलते। ये आप समझ गए कि मामला उलझा कैसे। नकली है तो भी फंसेंगे, असली है तो भी फंसेंगे, क्योंकि अभी तक वो प्रिंटेड नहीं थी, प्री प्रिंटेड वर्जन है। और जब हम ऐसा कह रहे हैं,
राहुल गांधी जब भी कोई नया मुद्दा लेकर सामने आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ऐसा लगता है कि उनके साथ प्रैंक हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी जिस किताब को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, वो किताब छापने वाली कंपनी का कहना है, वर्जन हम आपको यहां दिखा रहे हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। उनका कहना है उन्होंने तो कभी ऐसी कोई किताब छापी ही नहीं है। दरअसल किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा है कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई, ना ही कोई प्रिंट कॉपी बनी, ना ही डिजिटल रूप में जारी की गई। ऑनलाइन फैल रही कॉपीज कॉपीराइट की चोरी है। कंपनी इनके खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी। किताब 2024 से मंजूरी का इंतजार कर रही थी, मतलब जहां अभी रिश्ता हुआ नहीं, वहां राहुल गांधी शादी की शहनाई बजवा रहे हैं। जो किताब अभी छपी ही नहीं है उसको संसद में लहरा रहे हैं। हम आपको तस्वीर के जरिए बता चुके हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के साथ प्रैंक कैसे हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें कर रहे थे, पहले तो डोकलाम और गलवान में कंफ्यूज थे, उसके बाद जब उन्हें समझ में आया कि ये कंफ्यूजन हो गया है, उस पर उन्होंने क्लैरिटी लाने की कोशिश की और फिर किताब लेकर पहुंच गए। क्योंकि ये कहा गया कि किताब तो प्रिंटेड नहीं है, तो वो प्रूफ लेकर पहुंचे। लेकिन अब यही कैसे प्रैंक हो गया, कैसे भारी पड़ने वाला है, थोड़ी जानकारी इस पर आपको हम ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी संसद में जिस किताब को लेकर पहुंचे हैं, आप ये समझिए उसे छापने वाले पब्लिशिंग हाउस ने कहा है कि किताब छपी नहीं है। आप जानते हैं ना, किताबें पब्लिशिंग हाउस से छपती हैं और वहां से इजाजत दी जाती है, लेकिन वहां पर छपी नहीं है। मतलब राहुल गांधी एक अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में पहुंच गए। कुछ इस तरह से पहुंचे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जिस किताब को लेकर राहुल गांधी इतना हो हंगामा करते दिखाई दिए, सवाल पूछते दिखाई दिए, वो किताब रक्षा मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए पहुंची है। अप्रूवल, इस तरह की किताबें जो इंपॉर्टेंट गंभीर विषयों पर होती है, उनको अप्रूवल चाहिए होता है। और इस किताब को अभी तक छपने का अप्रूवल ही नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं, अप्रूव्ड ही नहीं है, इजाजत ही नहीं मिली। 2020 और 2024 के बीच रक्षा मंत्रालय के पास कुल 35 किताब पहुंची थी। सिर्फ ये किताब नहीं पहुंची थी, 35 किताबें, और इन किताबों को सेना से जुड़े लोगों ने ही लिखा था। अप्रूवल के लिए जाती हैं किताबें, 35 किताबें ऐसी पहुंची, और ऐसे में राहुल गांधी के पास छपी छपाई जो किताब है, जो वो लेकर ऐसे पहुंच रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो एक अवैध कॉपी है। समझ रहे हैं आप? पब्लिशर अप्रूवल मिलने के बाद ही सॉफ्ट कॉपी को आगे बढ़ाते हैं। अप्रूवल जब मिल जाता है और सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटिंग हाउस असली किताब में, जैसे यहाँ छपाई चल रही है इस तरफ, वैसे छपाई होती है जब अप्रूवल मिल जाता है तब। लेकिन जिस सॉफ्ट कॉपी को अप्रूवल नहीं मिला हो, उसकी छपाई नहीं हो सकती। उसका छपा छपाया वर्जन राहुल गांधी के हाथ में कहां से आया, ये सवाल अब सभी पूछ रहे हैं। और अब क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो हो सकता है कि अब इसको लेकर उन्हें जवाब देना पड़े। अब आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, उसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कहना है राहुल गांधी का अब इस पूरे प्रकरण के बाद, जब इतना सब कुछ हो गया, तो फिर वो कह रहे हैं कि अरे झूठ फैलाया जाए, फिर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सुनिए। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? देखिए, कोई भी बात जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बहुत गंभीरता से नहीं बोलते। 2013 की बात कर दी उन्होंने, 2013 जब किताब बनी ही नहीं होगी। देखिए, इस किताब का पब्लिशर पहले ही मना कर चुका है कि किताब अभी तक नहीं छापी गई। तो वहीं नरवणे जी एक सैन्य अधिकारी रहे हैं और पूर्व सैन्य अधिकारियों के लिए किताब लिखने को लेकर कुछ नियम होते हैं। इनके बारे में भी राहुल गांधी को आज जरूर जानना चाहिए और हमारे जरिए हमारी कोशिश है कि वो ये बात जाने और समझें। देखिए, किताब छापने के लिए आर्मी एक्ट 1950 से बंधे नहीं हैं। आर्मी रूल्स 1954 भी उन पर लागू नहीं होते हैं। ये दोनों कानून सिर्फ सेवारत अधिकारियों पर लागू होते हैं। रिटायर होने के बाद पूरी आजादी मिल जाती है इन अधिकारियों को, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 लागू रहता है। जो अधिकारी रिटायर्ड भी होते हैं उन पर 1923 का ये एक्ट लागू रहता है। इस एक्ट के जरिए जीवन भर रिटायर्ड अधिकारियों को ये बाध्य रहते हैं कि ये जो भी अगर कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसका खुलासा कर रहे हैं तो वो अपराध है। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला खुलासा गैरकानूनी माना जाता है। ऐसी किताब छापने से पहले संगठन प्रमुख से मंजूरी जरूरी है और यही वजह है कि हमने आपको जब बताया कि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो अप्रूवल के लिए पहुंची हैं, उनमें से नरवणे जी की किताब भी एक है।
ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर बनाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को शायद इन नियमों की जानकारी नहीं थी। वहीं राहुल गांधी अगर पहले दिन ही अमित शाह की बातों को ध्यान से सुन लेते तो शायद ये प्रैंक उनके साथ ना होता और ना ही उन पर जांच की आ जाती, क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही दिन राहुल को बता दिया था कि ऐसी कोई किताब कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। आप बयान सुन लीजिए उनका। रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। देखिए, राहुल गांधी ने फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन मामला महज इतना ही नहीं है, मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। इसीलिए आज प्रहार में कड़े सवाल तो पूछे जाएंगे। देखिए, सवाल है कि क्या यह किताब राहुल गांधी ने अवैध रूप से हासिल की? मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, तो राहुल पर सख्त एक्शन होगा या नहीं होगा? संविधान की बात करने वाले राहुल संविधान को क्या नहीं मानते हैं? किताब लेकर चलते थे ना वो संविधान की। दिल्ली पुलिस अब राहुल गांधी से पूछताछ करेगी क्या? क्योंकि एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है। नरवणे की किताब को राहुल गांधी ने सार्वजनिक कैसे किया, जो प्रिंटेड नहीं है, पब्लिश्ड नहीं है, पब्लिशर मना कर रहा है, वो किताब आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं? पब्लिशर ने किताब नहीं छापी, तो राहुल तक ये कॉपी किसने पहुंचाई? इसका जवाब देना होगा। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की राहुल को क्या खबर ही नहीं होती, पूरी जानकारी नहीं होती, कभी भी कुछ भी बोलते हैं? ऑफिशियल सीक्रेट को राहुल गांधी ने सार्वजनिक कर दिया है क्या? ये सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी अप्रूवल मिला ही नहीं। आखिर किसके इशारे पर राहुल ने इस किताब को सार्वजनिक किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जाना चाहिए, राहुल को जवाब देना चाहिए। राहुल के कहने पर किताब को सोशल मीडिया पर क्या फैलाया गया है राहुल के इशारे पर? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा, और ये पॉइंटेड सवाल है जिनका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए भी। बाकी इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कैसे तलवारें खिंच गई हैं, वो भी सुनवा रहे हैं। राहुल गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। मुझे नहीं पता कि इन हाउ मेनी वर्ड्स या कौन सी भाषा में उनको ये समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि भाई जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, आप सदन के अंदर बार बार और उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, और उससे ज़्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है, उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना, और मैं पूछना चाहूंगा कि भाई क्या और कोई विषय नहीं है हमारे देश में? बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट को यदि आप गुमराह करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, और लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली बात है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है। राहुल गांधी ने कल एक इलीगल अनऑथराइज्ड बुक को जो है यहाँ पर किस तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है, और अब उसका वो हमेशा कहेंगे कि हाँ जैसे करते हैं माफी मांगेंगे, लेकिन पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल। देखिए, राहुल गांधी का एक तरीका है, वो बार बार गोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो गोल खुद हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और ये जो मिसफायर है वो इतनी बार हो चुका है कि लोग सोचते हैं कि अब समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन लग रहा है कि राहुल लॉन्चिंग का ख्वाब इतनी बार दे चुके हैं कि हर बार लॉन्चिंग के चलते खुद ही ऐसे फेलियर का सामना वो करते हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वो जिसे छू ले वो सोना बन जाता है, लेकिन सियासी गलियारों में कहा जाता है कि राहुल गांधी जिसे छू ले वो धूल बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से सियासी टक्कर के लिए राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को हाथ लगाया वो मुद्दा ही फुस हो गया। इस बार बजट सत्र के शंखनाद के साथ ही राहुल गांधी हाथों में किताब लेकर पहुंचे। इस किताब के नाम पर खूब हंगामा काटा गया, इस तरह के आरोप डिजाइन किए गए, लेकिन अंत में पता लगा कि राहुल के साथ तो प्रैंक हो गया। प्रैंक क्या है आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये दो तस्वीरें देखिए।
राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनावों के वक्त संविधान की कॉपी लेकर घूमा करते थे। संसद आते जाते संविधान की कॉपी लहराया करते थे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी और हार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो राहुल गांधी अब नई किताब लेकर लौटे हैं। ये किताब है एक रिटायर्ड सेना अधिकारी की, जिसके जरिए राहुल गांधी बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देने का ख्वाब देख रहे थे। राहुल अपने माथे पर जीत का चंदन घिसना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन ने राहुल के इस ख्वाब पर खतरे का ऐलान बजा दिया। राहुल जिस किताब के सहारे खुद को एक बार फिर लॉन्च करने का सपना संजोए बैठे थे, दरअसल वो सपना ही झूठा निकला। राहुल के हाथ में जो किताब पूरे देश ने देखी, वो किताब तो हकीकत में कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, बल्कि राहुल के हाथ में जो किताब है या तो वो नकली है या फिर चोरी की है, या फिर राहुल के हाथ में किसी ने झुंझुना थमाकर कह दिया कि जाओ विजयी भव। लेकिन नकली हथियार लेकर सियासी जंग में झोंक दिए गए राहुल गांधी को 10 दिन में यह एहसास हो गया कि शायद एक बार फिर मिस फायर कर बैठे हैं। राहुल अब कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगाने से पहले ये बताओ कि किसने मेरे साथ झूठ बोला। So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? अब राहुल के साथ किसने क्या झूठ बोला ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय के साथ दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। ये जांच हर उस दरवाजे को खटखटाएगी जिसके दामन में गैर कानूनी रूप से हासिल की गई ये किताब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, राहुल गांधी तो सेल्फ गोल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सेल्फ गोल के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम अब बदलकर यू टर्निस्तान कर देना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ देखिए, शहबाज शरीफ खड़े हैं जो कहते थे कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो आज राजी हो गए। दूसरी तरफ ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी जो खुद अब मैच खेलने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो दोनों ही हैं, एक ही जैसे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ पहले कह रहे थे कि नहीं हम तो नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को समझ में आया कि हमें पैसा चाहिए, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तो कटोरा ले लेके घूमते ही रहते हैं, किसी तरह यहाँ से भी पैसा निकले, कुछ करो ऐसा। और ऐसे में शर्तें रख दी गई। और अब पाकिस्तान के इस दर्द का पूरा मामला क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच होना था, अब इस भिड़ंत का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने पर हामी भर दी है। मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। पाकिस्तान सरकार ने मैच के बहिष्कार का जो फैसला लिया था वो वापस ले लिया है। इन्हीं की तरह है फैसला भी इनका, कुछ भी इनका तय नहीं होता। इस फैसले के साथ ही टूर्नामेंट में जारी जो गतिरोध था वो भी खत्म हो गया है। T20 विश्व कप 2026 के सबसे हॉट मैच पर ही पेच फंसा था। बांग्लादेश का साथ देते हुए पाकिस्तान ने बॉयकॉट की बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आधिकारिक तौर पर मैच खेलने का अब ऐलान भी हो चुका है। बांग्लादेश के साथ खड़े होने वाला ड्रामा अब इनका खत्म हो चुका है और इनका ऐसे ही रहता है। ये ऐसे ही करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी सारी बातें इन्हीं की तरह, इनके हुक्मरानों की तरह खोखली। अब इस पूरे मामले में कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वो सुनवाते हैं आप। हम क्रिकेट के तो पक्ष में हैं, लेकिन दुनिया में भारत ऊंचा दिखाई दे। देखिए, पता नहीं तो हमें तो पाकिस्तान पे तरस आता है। पाकिस्तान पे तरस इसलिए आता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, ये हर जगह मार खा रहा है। हमारा देश देख रहा है इंतजार में कि पाकिस्तान क्या निर्णय लेता है। शर्म, अगर उनमें कुछ भी अब शर्म रह गई होगी, वो कहेंगे कि हमें ये मैच नहीं खेलना है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया, अनाउंसमेंट किया, यू टर्न ले रहे हैं, वो यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी भरने के पैसे नहीं होंगे उनके पास। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ किसी तरह के संबंध रखने का पक्षधर ही नहीं हूं। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डींगे हाँक रहा था। सिर्फ 8 दिन में उसे समझ में आ गया कि दाल आटे का भाव क्या है। और यही वजह कि जो ओवर एक्टिंग की दुकान बने हुए थे शहबाज शरीफ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमेशा ही करते हैं, एक्सपोज भी हो जाते हैं। और इस बार भी क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रॉफी चोरों के दफ्तर में अभी बॉयकॉट वाली प्रेस रिलीज की स्याही सूखी भी नहीं थी।
कि मोहसिन नकवी ने खुद को बुद्धू बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक इतरा रहा था कि बांग्लादेश नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे, लेकिन अब किट बैक पैक करके सबसे पहले स्टेडियम के बाहर खड़ा है। सूत्रों की माने तो जैसे ही आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड को उनकी खाली बैंक बैलेंस की याद दिलाई और फंडिंग रोकने की बात की, वैसे ही पीसीबी के दफ्तर में जमीर और डॉलर के बीच एक T20 मैच हुआ। जमीर पहली ही गेंद पर हिट विकेट हो गया। पाकिस्तान ने बड़े ही मासूम लहजे में कहा कि हम ये मैच खेल के जज्बे को बचाने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये जज्बा असल में वो डर है कि कहीं आईसीसी उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर नेपाल के साथ गली क्रिकेट खेलने पर मजबूर न कर दे। जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान यू टर्निस्तान बन चुका है और भारत से भिड़ने को तैयार है, भारतीय फैंस ने अभिषेक शर्मा का वो कालजयी वीडियो फिर से वायरल कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाप बाप होता है वाला किस्सा समझाया गया। पाकिस्तान के इस यू टर्न पर हर तरफ यही चर्चा है कि जब अंत में जी हुजूरी करनी थी तो इतनी नौटंकी क्यों की। और पाकिस्तान का हाल तो आज उस मोहल्ले के खिलाड़ी जैसा है जो अपनी फटी हुई गेंद दिखाकर मैच रद्द करने की धमकी देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नई गेंद आ गई, चुपचाप फील्डिंग के लिए एक कोने में खड़ा हो लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जहां पाकिस्तान औंधे मुंह गिर पड़ा है, वहीं दिल्ली में बढ़ते अपराध को देखते हुए लोग को लग रहा है कि पुलिस सो रही है। दिल्ली की पुलिस सो रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार से 3 शव मिलने के मामले की गुत्थी उलझती जा रही है। पहली नजर में ये बहुत साधारण लगती है, लेकिन कार के अंदर रखी शराब की 3 बोतलें, 3 ग्लासेस, तंत्र मंत्र के सुरागों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस ने इस मामले में तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। कथित तंत्र साधना करने वाले बाबा से पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में कथित तांत्रिक कार में बैठा नजर भी आया। सूत्रों के मुताबिक तीनों मृतक पहले से उस तांत्रिक को जानते थे और मरने से पहले उससे मुलाकात भी हुई थी। अब ये पूरा मामला क्या है पीरागढ़ी में, आखिर कैसे ये शव मिले हैं, बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। उन सवालों का जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि देखिए 3 लोगों की मौत हुई है और इसमें तंत्र विद्या का भी जानकारी मिल रही है कि तंत्र विद्या की गई। ये 3 मृतक कौन थे और तांत्रिक कौन है, पूरा मामला क्या है, पीरागढ़ी में कैसे सामने आया, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। रणधीर और शिव नरेश प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे बताया जा रहा है, और लक्ष्मी होम केयर से जुड़ी हुई थी। ये 3 लोग थे जो इस गाड़ी में थे और सामाजिक काम करती थी लक्ष्मी। तीनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, परिचित थे, ये पता चल रहा है। और कार से 3 शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। शिव नरेश और लक्ष्मी के मुंह से झाग निकला मिला और मौत से पहले ये तीनों एक तांत्रिक से मिले थे, ये भी जानकारी मिली। सीसीटीवी में बकायदा तांत्रिक को कार में बैठे फ्रंट सीट पर बैठे देखा गया, स्पॉट किया गया है। पुलिस को शक है कि तांत्रिक इस मामले की अहम कड़ी हो सकती है। जो मौत हुई है इससे जुड़ा कुछ खुलासा हो सकता है। फिलहाल तांत्रिक पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच भी पुलिस कर रही है, उनसे भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश चल रही है। तो ये खुलासे हुए हैं। अब इस मामले में क्या कुछ जानकारी आती है, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।